Hello everyone, welcome to IS Help Desk. Today we have come up with the part 2 of the Science and Technology series wherein we will discuss everything about coronavirus. So in part 1 we discussed about the testings of coronavirus, but today we will discuss what are the drawbacks of the current tests, which is RT-PCR, rapid antigen and TrueNAT. So we have discussed about these tests in the part 1. Now as a result of these drawbacks, there are other tests which are coming up, which is called as the saliva direct test. So today we will see what is the advantage of saliva direct test over the current tests. Next we will see a government initiative called as the Sero Survey, which has been initiated to contain the spread of this coronavirus. Next we will see what are the modes of transmission of COVID-19 and what are the recommendations by World Health Organization to contain the same. After that we will see what are the government directives on the usage of masks and why we should not wear an N95 mask, which is generally you would have heard over TV or the advertisements. And again, one very important topic from the prelims perspective is the Arogya Setu app. Government has given instruction for everyone to download this app. So today we will see what is the meaning of the different color of the status that is shown in an Arogya Setu app. So most of you must have downloaded it, and we will see what does a red color mean. So moving on with the drawbacks in the current tests. So if you remember the part 1 of this series wherein we discussed about the tests, that is RT-PCR, that is reverse transcription polymerase chain reaction, rapid antigen and TrueNAT, you would have noticed that we need to take a swab from our mouth and nose for getting this test done. So you can very well understand that this can be very uncomfortable in nature because you have to get a swab. इसमें बेसिकली अगर आपको प्रोसीजर याद हो तो हम स्वैब कलेक्ट करते हैं और स्वैब माउथ के बैक पोर्शन से या नोज के अंदर से कलेक्ट किया जाता है, तो ये काफी अनकंफर्टेबल है. दूसरा चैलेंज जो गवर्नमेंट के सामने है कि इस टेस्ट को करने में एटलीस्ट 48 आवर्स लगते हैं और काफी सारे टेस्ट किट्स की जरूरत होती है और इनफैक्ट काफी एक्सपेंसिव केमिकल्स भी यूज होते हैं, तो ये काफी एक्सपेंसिव टेस्ट है और दूसरा इसके रिजल्ट्स आने में भी काफी टाइम लगते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन कि एक लैब के पास कितना टेस्ट का लोड है, उस हिसाब से रिजल्ट्स आने में कई दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं. थर्ड इशू जो आ रहा है, इंडिया के पास ऑलरेडी आपको पता होगा कि टेस्टिंग की किट्स की काफी कमी है. इसका रीजन ये है कि हमारे पास जो इन टेस्ट को करने के लिए केमिकल है या केमिकल रिएजेंट्स की जरूरत पड़ती है वो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं है. तो ये चैलेंजेस हैं अभी करंट टेस्टिंग के साथ, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को इस वायरस को कंटेन करना है तो लार्ज स्केल रैपिड टेस्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज हम इस वायरस को कंटेन नहीं कर पाएंगे. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वायरस को कंटेन करने के लिए आपको इनिशियल स्टेज में ही वायरस को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि लेट स्टेज में अगर आप इसको पकड़ते हैं तो तब तक ऑलरेडी वायरस काफ़ी स्प्रेड हो चुका होगा और जिससे ये कंटेन करना और भी मुश्किल हो जाएगा. यूएस एफडीए ने एक नया टेस्ट इशू किया है जिसका नाम है सलाइवा डायरेक्ट, और ये टेस्ट जो है वो डेवलप किया गया है येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के द्वारा. सलाइवा डायरेक्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सलाइवा जिसको कि हम थूक भी कहते हैं, इसको डायरेक्टली हम लेकर के इसकी मदद से टेस्ट करेंगे, इसलिए इस टेस्ट का नाम जो है सलाइवा डायरेक्ट है. अब इस टेस्ट का एडवांटेज क्या है कि इसमें किसी भी तरह का स्वैब को कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जो कि हम बाकी टेस्ट जैसे कि RT-PCR या आपका जो TrueNAT टेस्ट था या रैपिड एंटीजन टेस्ट था, इन सारे टेस्ट में आपको स्वैब कलेक्ट करने की जरूरत थी, बट सलाइवा डायरेक्ट में कोई भी किसी भी तरह के स्वैब के कलेक्शन की जरूरत नहीं है. दूसरा एडवांटेज क्या है इस टेस्ट के साथ कि इसमें कोई भी न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन का स्टेप नहीं है. आपको याद होगा कि जब हम लोग RT-PCR पढ़ रहे थे तो उसमें DNA और RNA को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता था, जिसको हम
टेस्ट करते थे, बट सलाइवा डायरेक्ट में ऐसा कोई भी स्टेप नहीं है। तो इन दोनों स्टेप्स को एलिमिनेट होने की वजह से इसकी जो टेस्टिंग की किट की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम है, और इस वजह से ये ईजियर है और फास्टर है कंपेयर टू द करंट टेस्ट प्रोसीजर। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ये टेस्ट काफ़ी सेफ भी है। सेफ होने का कारण क्या है कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था उसमें जब कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर जब स्वैब कलेक्ट करने जाता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से, तो स्वैब कलेक्ट करने के लिए उसको माउथ या नोज के बैक पोर्शन में स्वैब को इंसर्ट करना पड़ता है। स्वैब कुछ नहीं, एक आप समझ सकते हैं कॉटन के पीस की तरह होता है जिसके बेसिस पे जिसपे आप सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस में एक पॉसिबिलिटी है कि आपको छींक आ सकती है या आपको कफ हो सकता है। तो इस दौरान क्या होगा कि जो आपके अंदर वायरसेस है वो सामने वाले को स्प्रेड हो सकते हैं। तो ये टेस्ट सेफ नहीं थे। दूसरा, जब हम सलाइवा कलेक्ट करते हैं तो सलाइवा कलेक्ट करने के लिए एक सेपरेट मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत नहीं है, आप खुद से भी अपना सलाइवा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक कंपैरेटिवली सेफर टेक्निक है कंपेयर टू आरटीपीसीआर, रैपिड एंटीजन एंड ट्रूनेट टेस्ट्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर video, which is the sero survey. So sero survey has been defined from the word serological survey. Serological tests के बारे में हमने पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा था, जहाँ पे कि हमने डिस्कस किया था कि हम डायरेक्ट स्वैब कलेक्ट नहीं करके हम ब्लड में सैंपल्स देख सकते हैं जिसमें कि हम एंटीबॉडीज के प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सेरो सर्वे क्या है, कुछ स्टेट्स जैसे कि दिल्ली, केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस सर्वे को इनिशिएट किया है ताकि वो ये देख सके कि कितने पॉपुलेशन में कोविड-19 के अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप किया गया है। नाउ सेरो सर्वे या सेरोलॉजिकल सर्वे में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज के प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाता है। नाउ एंटीबॉडीज डेवलप होने का बेसिक बैकग्राउंड ये है, आपको अगर कभी पास्ट में कभी भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ होगा तो आपके बॉडी में ऑटोमेटिकली एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ होगा, और इस एंटीबॉडी के प्रेजेंस से हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपको पहले कभी किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ था कि नहीं। जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करने की है वो ये है कि ये टेस्ट जो है वो एक्टिव इन्फेक्शंस को नहीं डिटेक्ट करता। नाउ सेरो सर्वे करते कैसे? सेरो सर्वे में हम लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड या सीरम को कलेक्ट करते हैं और उसमें हम इस एंटीबॉडी के प्रेजेंस को चेक करते हैं। इसमें कोई भी नोज, थ्रोट या माउथ के फ्लूइड को नहीं यूज किया था, और इस टेस्ट में सिर्फ कोविड-19 के वायरस के अगेंस्ट आपके बॉडी या रिस्पॉन्स को नहीं दिखाता, आपके ओवरऑल एंटीबॉडीज को चेक किया जाता है। जो इसका टेस्ट करने का बेसिस है वो ये है कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन, चाहे उसमें सिम्टम्स थे या नहीं थे, उसके बॉडीज में ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुए होंगे, और ये एंटीबॉडीज कुछ महीने तक रहते हैं। तो अगर इस तरह का जो एंटीबॉडी पाया जाता है जो कि कोविड-19 के रिस्पॉन्स में आपके बॉडी में डेवलप हुआ है, इसका मतलब था कि कभी ना कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आप इस डिजीज से इन्फेक्ट हुए थे। नाउ एंटीबॉडीज क्या होते हैं? एंटीबॉडीज बेसिकली एक प्रोटीन होता है जो कि प्लाज्मा सेल्स में पाए जाते हैं। प्लाज्मा सेल्स के अंदर ये एक तरह का व्हाइट ब्लड सेल्स होता है और WBC होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये प्रोटीन्स जो हैं वो बेसिकली एक तरह से गेट कीपर का काम करते हैं, जो कि किसी भी तरह का पैथोजन या जो एक्सटर्नल डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, जब इस तरह का कोई ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में एंटर करता है तो उसके रिस्पॉन्स में या उसको रोकने के लिए, बेसिकली उससे डिफेंस करने के लिए, उससे लड़ने के लिए आपके बॉडीज में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। इन टेस्ट्स को करने के लिए हम एक एंजाइम लिंक्ड एसे करते हैं जिसको कि EIA भी बोलते हैं। इसके हेल्प से इन एंटीबॉडीज का टेस्ट किया जाता है। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि या गवर्नमेंट का पर्पस क्या है इस सेरो सर्वे को करने के लिए। नाउ आपको पता तो चली गया कि सेरो सर्वे में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितने पॉपुलेशन में एंटीबॉडीज कोविड-19 के अगेंस्ट में डेवलप हुए। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगा कि वो किस तरह का स्टेप्स ले ताकि इस डिजीज को फैलने से रोका जा सके। दूसरी चीज, अगर
जो परसेंटेज में मुझे पॉपुलेशन के अंदर एंटीबॉडीज मिलते हैं, तो मैं ये डिटरमाइन कर सकता हूँ कि हमारा ओवरऑल जो फेटालिटी रेट है या जो डेथ रेट जिसको हम बोलते हैं, तो वो कितना डेथ रेट होगा। जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा एंटीबॉडीज का पॉपुलेशन में, इसका मतलब उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है पॉपुलेशन के अंदर कोविड-19 से लड़ने की। तो इस डेटा के हेल्प से हम एक एग्जैक्ट एस्टिमेट या ट्रू एस्टिमेट लगा सकते हैं कि क्या फैटेलिटी रेट होगा, और उसी हिसाब से हमको कितनी तैयारी करनी है या कैसा केयर प्रोवाइड करना है पेशेंट्स के लिए। तो ये सारे अरेंजमेंट्स को करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो सेरो सर्वे कर रही है। एक और टर्म जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा यहाँ पर, वो है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है, हर्ड का मतलब होता है भीड़ या ग्रुप या एक कम्युनिटी, और कम्युनिटी की इम्यूनिटी कैसी है, विच इज कॉल्ड एज दी हर्ड इम्यूनिटी। इसका मतलब ये है कि एक कम्युनिटी के अंदर कितने सारे लोग हैं जिनके अंदर इस रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप हो गई है या इम्यूनिटी डेवलप हो गया है। तो इस टेक्निक से या इस टर्मिनोलॉजी से ये पता चलता है कि कितने पॉपुलेशन जो है वो इम्यून है इस वायरस के अगेंस्ट में, और इससे क्या होगा कि जो बाकी लोग हैं उनमें ये वायरस स्प्रेड नहीं होगा, बिकॉज जैसे जैसे इम्यूनिटी डेवलप होगी वैसे वैसे वायरस का स्प्रेड भी रुकेगा। ऑल्दो 100% लोग इम्यून नहीं होंगे, बट अगर हर्ड इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग होगी उतना कम चांसेस होगा इस वायरस का स्प्रेड करने का बाकी लोगों में। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है कि कोविड-19 वो एयरबॉर्न है कि नहीं है। एयरबॉर्न का मतलब वो एयर के थ्रू स्प्रेड हो सकता है कि नहीं। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक अभी नया स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो वायरस है आपका, ये बेसिकली ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, मतलब सांस छोड़ने के दौरान, या टॉकिंग बात करने के दौरान, या कफिंग के दौरान, इन तीनों प्रोसेस के थ्रू ये वायरस जो है उसके माइक्रो ड्रॉपलेट्स एयर में सस्पेंडेड रह सकते हैं, और कोई भी इंसान जो इन वायरस के ड्रॉपलेट्स के संपर्क में आएगा या एक ऐसे पर्सन के साथ एक्सपोज होगा जो कि 1 से 2 मीटर के अंदर हो और वो इस वायरस से इन्फेक्टेड हो, पॉजिटिव हो, तो उसके अंदर इन कोविड-19 के सिम्टम्स को डेवलप करने का, इन्फेक्ट करने की पॉसिबिलिटी होगी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। नाउ जब आप छींकते हैं या जब आपको कोई कफ होता है, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगभग 5 से 10 माइक्रोन डायमीटर साइज में होते हैं। ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, इसके अंदर एक ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होता है। जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होता है वो साइज थोड़ा स्मॉलर साइज का होगा, और ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो है ये ट्रांसमिट तब होता है जब कोई एक अनइन्फेक्टेड पर्सन 1 मीटर के रेंज में आए इन ड्रॉपलेट्स के, तो उसके पास चांसेस है वो स्प्रेड होने के। जो थर्ड स्टेप है इसमें वो है एयरबॉर्न। एयरबॉर्न का मतलब है ये जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होते हैं इसके अंदर स्मॉल माइक्रोब्स होते हैं। इन माइक्रोब का जो पार्टिकल साइज होता है वो लेस देन 5 माइक्रॉन्स होता है, और ये एयर में काफी देर के लिए सस्पेंडेड रह सकते हैं और इवन 1 मीटर से ज्यादा दूरी पर ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, इसमें टोटल 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो कि 5 से 10 माइक्रोन साइज के होते हैं। उसके बाद इस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के अंदर ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होता है जो कि क्लोज कांटेक्ट में आने पे स्प्रेड हो सकता है, और इन ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं उनका साइज इवन लेस देन 5 माइक्रोन्स होता है, जो कि एग्जैक्टली ट्रांसमिट होता है और इन्फेक्ट करता है अगले पर्सन को। अब इससे लड़ने के लिए WHO ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए, तो सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है यूज ऑफ PPEs। PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो WHO कहता है कि WHO in fact has emphasized the importance of rational and appropriate use of all PPEs। इसका मतलब है कि जो भी appropriate personal protective equipments हैं वो हमको यूज करना है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है मास्क। मास्क के बारे में आपको पता ही होगा कि
WHO या हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दी है कि अगर एक इंसान मास्क यूज़ करता है तो 95% चांसेस है कि वो एक इन्फेक्टेड इंसान से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं, जो कि हाथ धोने को कहा जाता है। हर जब भी आप किसी सरफेस को टच करते हैं तो एटलीस्ट आपको 20 सेकेंड्स तक प्रॉपरली अपने हैंड को वॉश करना है। इसके बाद जो सेकेंड एस्पेक्ट है वो है ट्रेनिंग का, कि हम जितने भी स्टाफ हैं, स्पेसिफिकली जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं उनको, और इवन नॉर्मल भी, आपको ये मान के चलना है कि हर इंसान एक एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर का मतलब है कि उसके पास कोई सिम्टम्स नहीं है, बट फिर भी एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है उसके अंदर एक कोविड पॉजिटिव वायरस हो, मतलब वो कोविड से इन्फेक्टेड हो। तो आप जब अपने इर्द गिर्द जो भी सारे इंसान हैं उसको अगर आप मान के चलेंगे कि ही इज कोविड और शी इज कोविड-19 पॉजिटिव, तो उस केस में आपको जो प्रिकॉशन लेना है वही प्रिकॉशन आपको ऑल द टाइम लेना है। इसके अलावा जो फाइनल रिकमेंडेशन है वो है फ्रीक्वेंट हैंड हाइजीन, जो मैंने आपको बताया, रेस्पिरेटरी एटिकेट which is nothing but the usage of mask, and third is the environmental cleaning and disinfection, as well as the importance of maintaining physical distances and avoidance of close unprotected contact with people with fever or respiratory symptoms. Now the second last topic for this video is the why not to use an N95 respirator mask. तो N95 respirator mask जो थे उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी थी, जो कि आपने देखा होगा या यूज़ भी किया होगा। तो ये कोई भी एयरबॉर्न पार्टिकल्स था उसको ये प्रिवेंट कर सकता था आने में, मतलब पास ऑन करने में, और इसका काफ़ी अच्छा फेशियल फिट भी था। जो एक इन मास्क की क्वालिटी है वो है हाई फ्लूइड रेजिस्टेंस होना चाहिए, गुड ब्रीदेबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर शेप होना चाहिए ताकि ये कोलैप्स नहीं करे आपके माउथ के अगेंस्ट में। उसके बाद ये कहा गया था कि ये मास्क जो है वो, अगर ये मास्क को हम पहनते हैं तो इसकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है कंपेयर टू अ ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क, एज इट कैन ब्लॉक एटलीस्ट 95% ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स। बट जो अभी रिसेंट डायरेक्टिव आया है फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, कि N95 मास्क स्पेशली जिसमें वॉल्व्स हैं वो इनएप्रोप्रिएट है। इनफैक्ट इन मास्क को पहनने से अच्छा है कि आप मास्क पहने ही नहीं। इसका रीज़न ये है कि जो इन मास्क के अंदर वॉल्व्स हैं वो वॉल्व्स जो है वो आपको बाहर से तो जो आप एयर ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, उसको तो फिल्टर कर रहा है, मगर जब आप जो एयर छोड़ रहे हैं, जो आप एक्सहेल कर रहे हैं, उस एयर को वो फिल्टर नहीं करता। तो अगर इन केस आप एक कोविड-19 पॉजिटिव पर्सन है और आपने एक N95 मास्क लगा रखा है वॉल्व वाला, तो आप तो जो एयर ले रहे हो वो फिल्टर हो रहा है, बट आप जो एयर रिलीज कर रहे हो एनवायरनमेंट में वो फिल्टर नहीं हो रहा। तो इस वजह से क्या होगा कि आपके मास्क लाने के बावजूद भी जो सामने वाला इंसान है उसको आप अपना इन्फेक्टेड एयर रिलीज कर रहे हो। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि N95 मास्क जो वॉल्व के साथ है वो सही नहीं है। इनिशियली इस चीज़ का इंफॉर्मेशन नहीं था, बट लेटर ऑन जब ये पता चला तो गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रांगली इस चीज़ को रिकमेंड किया है कि आप एक सिंपल ट्रिपल लेयर्ड मास्क यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल क्लोथ का। इनफैक्ट काफ़ी बार एडवर्टीजमेंट्स में आपने देखा होगा कि नॉर्मल सेलिब्रिटीज़ या लोग सजेस्ट करें कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो आप सिंपल एक रुमाल को भी बांध सकते हैं एज अ बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट। हाउएवर वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। एटलीस्ट आपको ट्रिपल लेयर कपड़े का मास्क यूज करना चाहिए अपने आप को प्रिवेंट करने। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज वीडियो, विच इज द आरोग्य सेतु स्टेटस। मोस्ट ऑफ यू वुड हैव डाउनलोडेड दिस ऐप। ये आरोग्य सेतु ऐप जो है वो बेसिकली आपके ब्लूटूथ के मदद से, जो आपका इसमें सेल्फ असेसमेंट होता है रिगार्डिंग योर फिजिकल हेल्थ कंडीशन, और अगर आप किसी भी अदर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कांटेक्ट में आते हो तो ये उसको ब्लूटूथ के हेल्प से डिटेक्ट करके आपको बता सकता है। और आरोग्य सेतु के स्टेटस से आप जान सकते हो कि
जब भी आप बाहर निकल रहे हो घर से या कहीं मार्केट प्लेस में जा रहे हो या किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो वो इंसान इन्फेक्टेड था कि नहीं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। तो आज हम इसमें जो आपका आरोग्य सेतु ऐप में जो डिफरेंट स्टेटस कलर्स हैं, प्रीलिम्स में इस पे काफ़ी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इसमें बेसिकली 4 तरह का कलर स्टेटस होता है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। नाउ हम लोग क्विकली इसका हर एक स्टेटस का मतलब देखेंगे। तो ग्रीन का मतलब है आप बेसिकली सेफ है। इसका मतलब आप किसी भी कोविड-19 पर्सन के साथ कांटेक्ट में नहीं है, और ना ही जो आपने सेल्फ असेसमेंट किया है उसके दौरान आपने अपने आप को कोविड-19 का सिम्टम्स के लिए एक्सेप्ट किया है, या अगर आपने कोई सेल्फ असेसमेंट लिया ही नहीं है तो भी स्टेटस आपका ग्रीन ही दिखाएगा। तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि जैसे आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं, इसमें इमीडिएटली आप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लें। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको अपना मॉनिटरिंग जो है वो जारी रखनी है। जो बेसिक नॉर्म्स है, जो मास्क, हैंड वॉश और सोशल डिस्टेंसिंग है, उसको मेंटेन करना है। सेकेंड कैटेगरी जो है ग्रीन में है वो है लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन मतलब है, जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है, कि आपको माइल्ड कोविड-19 के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसमें भी आपको सेम प्रोसीजर्स फॉलो करना है जो आपका कैटेगरी 1 के लिए था। ग्रीन में एक थर्ड कैटेगरी है जिसमें लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के साथ एक नीचे में स्टेटस आएगा, रिसेंट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। इसका मतलब है कि आप एक कोविड-19 पर्सन के, पॉजिटिव पर्सन के कॉन्टैक्ट में आए थे, बट उसका डिस्टेंस काफ़ी दूर था या टाइम काफ़ी कम था। तो इसमें ड्यूरेशन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्टिव्स है उसके हिसाब से अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा के लिए और 1 मीटर से कम डिस्टेंस पे रहते हैं कोविड-19 पॉजिटिव इंसान के साथ, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करना है 14 डेज के लिए, और आपको अपने हेल्थ सिम्टम्स को मॉनिटर करते रहना है अलॉन्ग विद द रेगुलर जो गाइडलाइंस है, विच इज यूजिंग मास्क, हैंड वॉश एंड सोशल डिस्टेंसिंग। जो नेक्स्ट स्टेटस है कलर का वो है येलो। इसमें भी कैटेगरी 1 है विच इज अ मॉडरेट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। दिस इज सिमिलर टू योर प्रीवियस कैटेगरी विच इज वेरिन आप एक या एक से अधिक कोविड-19 सिम्टम्स हैं आपके पास सेल्फ असेसमेंट। तो इस केस में भी आपको नॉर्मल जो हैंड वॉशिंग है, मास्क है और सोशल डिस्टेंसिंग है उसको प्रैक्टिस करना है। सेकेंड कैटेगरी जो है वो येलो में, वो है मॉडरेट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड रिसेंट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। इसका मतलब है कि आप you have met someone who have tested COVID-19 positive, but again your interaction was limited and socially distant. या you have indicated one or more COVID-19 symptoms during self-assessment. तो इसमें भी आपको सेल्फ क्वारंटाइन और अपने आप को आइसोलेट रखना है। थर्ड कैटेगरी इज ऑरेंज विच इज कैटेगरी 1 एंड इसमें लो रिस्क की जगह हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है। इसका मतलब है कि आपने अपने अंदर ऑलरेडी डिटेक्ट किए हैं कोविड-19 के सिम्टम्स के। तो इसमें आपको सेल्फ क्वारंटाइन करना है और आइसोलेट के साथ साथ आपको टेस्टिंग भी करनी जरूरी है अगर सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं। सेकेंड कैटेगरी है ऑरेंज में हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड रिसेंट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये जो भी स्टेटस है ये आपके मोबाइल पे इस ढंग से लिख करके आएगा, और इसका मतलब है कि या तो आपने सेल्फ असेसमेंट में अपने आप को बोला है कि आपके अंदर सिम्टम्स डेवलप हो चुके हैं, या आप किसी कोविड-19 पॉजिटिव पर्सन से काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में और काफ़ी सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम में, यानी मोर देन 15 मिनट्स के लिए रहे। तो इसमें आपको सेल्फ क्वारंटाइन करना है और आइसोलेट करना है और टेस्टिंग भी करनी है। थर्ड इज फोर्थ एंड द लास्ट इज द रेड वन विच मीन्स यू आर अ कोविड-19 पॉजिटिव। तो इस केस में आपको इमीडिएटली 1075 पे कॉल करके फर्दर एडवाइस लेना है मेडिकल एक्सपर्ट से। So that is it for today's video. Thanks for watching. Thank you. Hope you have liked the video. For any query, you can mail us at info@ishelpdesk.in or WhatsApp at 85860 55783. And for more guidance, please visit our website. Thank you.